जय हिंद बच्चों, मैं उमंग उपाध्याय आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के बारे में समझा था। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप जो कि श्रेणी का प्रतिनिधि मूल्य होता है वह केंद्रीय प्रवृत्ति कहलाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति में माध्य, माध्यिका और बहुलक का अध्ययन किया जाता है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने माध्य को समझा था। माध्य का अर्थ होता है औसत या एवरेज। व्यक्तिगत श्रेणी में, खंडित श्रेणी में और सतत श्रेणी में हम माध्य किस प्रकार निकाला जाता है ये समझ चुके थे। बच्चों, आज हम माध्यिका और बहुलक की बात करेंगे। माध्यिका का साधारण अर्थ होता है मध्य बिंदु या सेंटर पॉइंट, केंद्रीय पद। केंद्रीय पद का तात्पर्य है कि श्रेणी में वह मूल्य जिसके एक ओर तो सभी पद उससे अधिक हो और दूसरी ओर सभी पद उससे छोटे हो, ऐसा पद माध्यिका कहा जाता है। बच्चों, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी में माध्यिका किस प्रकार निकाली जाती है ये आज हम पढ़ेंगे। तो व्यक्तिगत श्रेणी में अगर हम माध्यिका की बात करें तो सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा, व्यक्तिगत श्रेणी में चर मूल्यों को आपको अरेंज करना पड़ेगा, अनुविन्यासित करना पड़ेगा। अनुविन्यासित करने के लिए या श्रेणी के चर मूल्यों को अरेंज करने के लिए आपको चरों को या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना होगा। तो आइए देखते हैं कि व्यक्तिगत श्रेणी में हम किस तरीके से माध्यिका को निकाल सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यिका कैसे निकाली जाती है। तो व्यक्तिगत श्रेणी का तात्पर्य होता है जहाँ पर व्यक्तिगत आधार पर चर मूल्यों को दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर व्यक्तिगत आधार पर चर मूल्य इस प्रकार से दिए गए हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हमको अरेंज करना पड़ेगा डेटा को या चर मूल्यों को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, या तो बढ़ते हुए क्रम में या तो घटते हुए क्रम में हम इन चर मूल्यों को जमाएंगे। तो यहाँ पर हम इन चर मूल्यों को अरेंज कर रहे हैं। सबसे छोटा मूल्य है यहाँ पर 2, उसके बाद में है 3, उसके बाद में है 4, फिर 5 और फिर 6। ये हमने चर मूल्यों को अरेंज कर लिया है असेंडिंग ऑर्डर में। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे m इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन ट्रुथ आइटम। यहाँ पर m का मतलब है माध्यिका और n का मतलब है पद मूल्यों की संख्या। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि माध्यिका का मूल्य क्या होगा, पद मूल्यों की संख्या में जब 1 जोड़कर आप उसको 2 से भाग देंगे तो जो पद मूल्य निकलेगा वो आपका माध्यिका होगा। जैसे कि यहाँ पर हम करके देखते हैं, माध्यिका बराबर साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन ट्रुथ आइटम। तो n का मतलब हुआ पद मूल्यों की संख्या, 1 2 3 4 5। इसका मतलब हुआ साइज ऑफ 5 धन 1 बटा 2। ट्रुथ आइटम का मतलब है ये पद, ठीक है। तो यहां मतलब हुआ छठा पद या 6th आइटम अपॉन 2। तो m का मतलब हुआ 3rd आइटम। अब हमको देखना पड़ेगा ये जो अरेंज डेटा है इसमें तीसरा पद कौन सा है, 1 2 3। मतलब कि ये 3rd आइटम या फिर ये जो तीसरा पद है, ये तीसरा पद हमारा क्या होगा, माध्यिका होगा। ठीक है बच्चों। तो अगर आपके चर मूल्य या पद मूल्यों की संख्या विषम होती है तब तो आपका जो पद निकल कर आता है वो बहुत आसानी से आप निकाल लेते हैं। 3rd आइटम निकल कर आ गया, 3rd आइटम आपने पता कर लिया। लेकिन बच्चों अगर ये संख्या सम होती तो आपका जो आइटम निकल कर आ रहा है, कौन सा पद निकल कर आएगा, या तो 3.5 या तो 4.5। तो आप उसे कैसे करेंगे। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि यदि चर मूल्यों की संख्या सम होती है, जैसे 2 4 6 8, तब आप किस प्रकार से इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, चर मूल्यों की संख्या
6 है, 1 2 3 4 5 6। तो अब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, m बराबर साइज ऑफ 6 + 1 अपॉन चौथ आइटम। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या आएगा, यहाँ पर आपका उत्तर आएगा 7/2, मतलब कि 3.5। 3.5वां पद, 3.5th आइटम। यहाँ पर आपको 1 2 3 तीसरा आइटम भी लेना है और चौथा आइटम भी लेना है, मतलब तीसरा पद और चौथा पद दोनों लेंगे और फिर उसका औसत निकाल लेंगे। मतलब तीसरा पद प्लस चौथा पद अपॉन 2। यहाँ पे तीसरा पद कौन सा है, 4, चौथा पद है 5। 9/2, इसका मतलब ये हुआ कि आपका उत्तर है 4.5। तो बच्चों, अगर चरों की संख्या सम है तो आपका उत्तर दशमलव में आएगा। आपको तीसरा पद भी लेना है और साथ में उससे अगला वाला पद भी लेना है और फिर उनका औसत निकाल लेना है। इस प्रकार आप व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यिका निकाल सकते हैं। बच्चों, अब हम देखेंगे कि खंडित श्रेणी में माध्यिका किस प्रकार निकाली जाती है। तो खंडित श्रेणी का तात्पर्य ये होता है जहाँ पर चर मूल्य दिए हुए हों और उनकी आवृत्ति भी दी हुई हो, ऐसी श्रेणी को खंडित श्रेणी कहते हैं। अब मान लीजिए आपके पास में सवाल है, तो अब सबसे पहले आपको ये याद रखना है, चाहे खंडित श्रेणी हो चाहे सतत श्रेणी, कि आपको आवृत्तियों से संचय आवृत्ति ज्ञात करनी होती है। तो संचय आवृत्ति मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये आप कैसे निकालते हैं, तो आप आवृत्तियों का योग करते चले जाते हैं। जैसे कि ये आवृत्ति है 3, 3 और 6 9, 9 और 7 16, 16 और 1 17 और 17 और 5 22। मतलब 3 3 6 9, 3 6 9, 9 और 7 16, 3 6 9, 9 और 7 16 और 1 17, 3 6 9, 9 और 7 16, 1 17 और 5 22। इस प्रकार से आप आवृत्तियों को संचित करते चले गए तो इसे कहेंगे हम संचयी आवृत्ति। और अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि क्या ये सही है, तो आप इसका टोटल करके देखिए, इसका टोटल भी आपका 22 ही आएगा। इसका मतलब आपकी संचय आवृत्ति सही है। अब फॉर्मूला वही है, m = साइज ऑफ n + 1 अपॉन चौथा आइटम। यहाँ पर n का मतलब क्या हुआ, n का मतलब हो गया है सिग्मा f। n मतलब सिग्मा f। अब यहाँ पर फिर से हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, सिग्मा f मतलब n मतलब 22 + 1/2। तो इसका मतलब हुआ साइज ऑफ 23 अपॉन चौथ आइटम। m = 23 अपॉन 2 मतलब 11.5, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं कि 11.5वां पद। तो अब इस 11.5वें पद को हम कहाँ ढूंढेंगे, संचयी आवृत्ति में ढूंढेंगे। तो 11.5वां पद संचयी आवृत्ति में देखने पर हमें क्या ज्ञात होता है, हमें ये ज्ञात होता है कि 3 में 11.5 नहीं आएगा, 9 में 11.5 नहीं आएगा, 16। ये जो 16 है इसमें 11.5 हो सकता है, मतलब 11.5वां पद आपको संचयी आवृत्ति में 16 में मिलेगा। इसके सामने वाला जो चर मूल्य है ये माध्यिका है। तो 11.5वां पद संचयी आवृत्ति देखने पर हमें माध्यिका मूल्य ज्ञात होगा।
मतलब m बराबर कितना हो गया? 3। बच्चों, आपका माध्य हो चाहे माध्यिका हो चाहे बहुलक हो, आपको ध्यान रखना है कि आपका जो उत्तर आएगा वो x में से ही आएगा, वो चर मूल्य में से ही निकल कर आएगा, फ्रीक्वेंसी में से निकल कर नहीं आएगा। तो आप संचय आवृत्ति को देखेंगे और उसके सामने वाला पद आपकी माध्यिका होगी। तो खंडित श्रेणी में इस प्रकार से आप माध्यिका निकाल सकते हैं। तो बच्चों, अब हम देखेंगे कि सतत श्रेणी में माध्यिका का मूल्य किस प्रकार निकाला जाता है। तो सतत श्रेणी का मतलब होता है जहाँ पर चरों को सतत रूप में दिखाया जाता है और साथ में आवृत्ति भी होती है। तो ये एक सतत श्रेणी का प्रश्न है। अब इसमें सबसे पहले आपको संचय आवृत्ति ज्ञात करनी होगी। संचय आवृत्ति जैसे मैंने आपको खंडित श्रेणी में बताया था, 4 और 9 13, 13 और 5 18, 18 और 12 30 और 30 और 10 40। आप ये क्लियर है कि नहीं है, सही है कि नहीं, इसे ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। आप इसका टोटल करेंगे, आपका ये भी टोटल 40 आएगा। अब इसका फॉर्मूला होता है m = L1 + I/f m - c। अब यहाँ पर जैसे ही आप फॉर्मूले पर जाते हैं आपको L1 दिखाई दे रहा है। तो L1 क्या है? माध्यिका वर्ग की निम्नतम सीमा। तो सबसे पहले आपको ज्ञात करना पड़ेगा कि माध्यिका वर्ग क्या है। तो माध्यिका वर्ग ज्ञात करने के लिए आप n/2 पर जाएंगे। n/2 का मतलब हुआ 40/2, मतलब कि 20। तो आपका m हो गया 20। जैसे ही आपका m 20 निकल कर आ गया, वैसे ही आपने संचय आवृत्ति में देखा कि 20वां पद कहाँ पर है? 4 में नहीं है, 13 में नहीं है, 18 में नहीं है। 20वां पद आपको मिलेगा 30 के अंतर्गत। तो आप एक अंडरलाइन कर लेंगे। तो ये हो गया आपका माध्यिका वर्ग। 30 से 40 के बीच में आपको 20वां पद दिखाई देगा। अब जब आपका माध्यिका वर्ग निकल गया तो फिर आप आसानी से इन मूल्यों को ज्ञात कर सकते हैं। n/2 मूल्य आया है हमारा 20। L1 मतलब माध्यिका वर्ग की निम्नतम सीमा है 30। I का मतलब है वर्ग अंतराल, तो 30 से 40 के बीच में वर्ग अंतराल है 10 का। F माध्यिका वर्ग की आवृत्ति, ये माध्यिका वर्ग की आवृत्ति है F। और C का मतलब है माध्यिका वर्ग से पूर्व वर्ग की संचयी आवृत्ति, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। C मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन ग्रुप। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। L1 मतलब 30 + 10/12, m मतलब 20 - 18। अब हम इसको हल करेंगे। हल करने पर हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा। 30 + 10/12 × 2। तो बच्चों, इस प्रकार से आपकी माध्यिका आई 31.67। अब आप एक और चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो आपके माध्यिका वर्ग था उसी के बीच में से आपका उत्तर आना चाहिए। तो 30 से 40 के बीच का आपका माध्यिका वर्ग था, तो आपका उत्तर आया 31.67। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे बहुलक की। बहुलक, भूयिष्ठक या फिर हम कहेंगे मोड। मोड वर्ड फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, ला मोड से। ला मोड का मतलब होता है फैशन या चलन। तो मोड का मतलब यही होता है कि जो चर बहुत ज़्यादा चलन में हो उसे हम मोड कहते हैं या बहुलक कहते हैं या फिर भूयिष्ठक कहते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि बहुलक का मतलब क्या है? एक ऐसा मूल्य जिसकी बहुलता दिखाई देती हो या जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो, ऐसा चर मूल्य बहुलक कहलाता है। इसे भी हम व्यक्तिगत श्रेणी में, खंडित श्रेणी में और सतत श्रेणी में देखेंगे। व्यक्तिगत श्रेणी में जैसे कि हम बहुलक अगर ज्ञात करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए ये व्यक्तिगत श्रेणी में चर मूल्य दिए हुए हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि 2 4 2 5 3 4 2 1 3 2। या तो आप इस तरीके से देखेंगे कि 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4। या फिर आप
देखकर नहीं समझ पा रहे हैं, श्रेणी बहुत लंबी है, तो फिर आप इसको अरेंज भी कर सकते हैं। इसको खंडित श्रेणी में अरेंज किया जा सकता है। जैसे इस श्रेणी को अगर आप अरेंज करें x और f कि ये जो 2 है ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो 1 2 3 4, तो ये 4 बार रिपीट हो रहा है। ये जो 4 है ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 और 2। फिर 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक ही बार। 3 2 बार। 4 हम लिख चुके, 2 हम लिख चुके, 1 रिपीट हो रहा है एक ही बार। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए और आप याद कर लीजिए 4 2 6 7 2 9 और 1 10 कि ये आपकी फ्रीक्वेंसी 10 आ रही है। टोटल फ्रीक्वेंसी आवृत्ति का योग 10 है और यहाँ पर भी आपके चर मूल्य 10 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब आपका कोई भी चर मूल्य छूटा नहीं है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो आप कहेंगे कि 2 की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। तो मोड का मतलब ही होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक निकालना बहुत ही आसान होता है। जो चर मूल्य का रिपीटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिस चर मूल्य की आवृत्ति सर्वाधिक है, तो वही चर मूल्य आपका बहुलक होगा। तो इसका मतलब ये 2 आपका बहुलक है। अब हम बात करेंगे कि खंडित श्रेणी में बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। तो खंडित श्रेणी में भी बहुलक ज्ञात करना बहुत ही आसान होता है। उसमें भी हम यही देखते हैं कि जहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, जहाँ पर आवृत्ति सर्वाधिक है, तो वहाँ पर साफ साफ निरीक्षण के द्वारा आप देखकर ये बता सकते हैं कि उसके सामने वाला चर बहुलक होगा। लेकिन बच्चों कभी कभी खंडित श्रेणी में आपको बहुलक ज्ञात करने में परेशानी हो सकती है। तो अभी हम देखते हैं कि खंडित श्रेणी में बहुलक कैसे निकाल सकते हैं और वो क्या परेशानी है कि हमको खंडित श्रेणी में बहुलक निकालना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो बच्चों खंडित श्रेणी में जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि x और f दिया हुआ है। अब जहाँ पर सर्वाधिक आवृत्ति दिखाई देगी तो आप उसी को क्या कह देंगे, उसी को कह देंगे कि इसके सामने वाला चर मूल्य बहुलक है। जैसे यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको दिखाई दे रही है 18, तो आप 18 के सामने वाले मूल्य को बहुलक कह देंगे। ये तो बहुत आसान हुआ। लेकिन अगर दिक्कत ये होती कि ये मूल्य भी 18 होता, तब आप क्या करते, फिर बहुलक कौन सा, 2 या 4? तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में आप इसको लेंगे, इसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को लेंगे और इसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को लेंगे, F1 F0 F2। इन तीनों का टोटल करके देखिए, 8 2 10, 16 की 86 लगा, 1 2 3 4। और ये देखिए ये 18, इसको आप लिखिए F1, इसके ऊपर वाला फिर F0 मान लेंगे, इसके नीचे वाला F2 मान लेंगे। अब आप इन तीनों का टोटल करिए, 16 + 18 + 17, 6 और 8 14, 14 और 7 21, 21 का 1 हासिल लगा, 2 3 4 और 5। अब बताइए, अब आप मोड किसे मानेंगे, इसका टोटल है 51, इसका टोटल है 46। इसका मतलब ये हुआ कि हम अब इसको मोड मानेंगे, तो ये हमारा मोड होगा, ना कि ये वाला। तो इस प्रकार से सतत श्रेणी में भी आप इस प्रकार से मोड ग्रुप निकाल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि चर मूल्यों में अंतर भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये 18 18 समान था, अब 18 18 समान न होके एक 19 हुआ और एक 18 हो गया। मान लीजिए ये 19 होता और ये 18 ही रहता, तब ऐसी स्थिति में भी आप देखने पर कहते कि 2 बहुलक है, लेकिन वास्तविकता क्या थी कि जब आप तीनों को मिलाते हैं तो इसका टोटल आता है 47, लेकिन इसका आवृत्ति 18 होने पर भी इसके जो आसपास की आवृत्तियों का योग है उसके कारण इसका टोटल 51 था। इसका मतलब आवृत्ति अधिक होने पर भी इसकी आसपास की चूंकि आवृत्तियां कम है, इसीलिए
इसे हम बहुलक नहीं मानेंगे। और इसमें आवृत्ति भले ही उससे एक कम है, लेकिन इसके आसपास की आवृत्तियों का केंद्रीकरण यहाँ पर हो रहा है, इस कारण इसे हम बहुलक मानेंगे। तो बच्चों, जब बहुलक आपको दो दिखाई दे रहे हैं, दो प्रकार की आवृत्तियां समान हैं, 18-18, या फिर चर मूल्यों में बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई नहीं देता है, तो ऐसी स्थिति में आप आवृत्तियों का योग करके, आवृत्ति एक ऊपर की और एक नीचे की और एक बीच वाली F1, F0, F2 का टोटल करके आप पता कर सकते हैं कि आपका बहुलक असल में कौन सा होगा। अब हम बात करेंगे सतत श्रेणी में बहुलक किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो बच्चों, सतत श्रेणी में बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे? सतत श्रेणी में बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, Z = L1 + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 × I। तो यहाँ पर Z मतलब बहुलक, L1 मतलब बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा। तो अब सबसे पहले हमको बहुलक वर्ग ज्ञात करना पड़ेगा। तो बहुलक वर्ग ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, टेबल देखेंगे और इसमें देखेंगे कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ है, सबसे अधिक आवृत्ति कहाँ पर है, 5, 7, 12, 20 और 5, मतलब ये। तो बहुलक वर्ग क्या हो गया आपका, 30 से 40। अब L1 बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा यहाँ पर 30 हो गई। F1 बहुलक वर्ग की आवृत्ति F1, F0 का मतलब बहुलक वर्ग से पूर्व वर्ग की आवृत्ति, F2 बहुलक वर्ग से बाद के वर्ग की आवृत्ति, I वर्ग अंतराल, 30 से 40 के बीच वर्ग अंतराल होता है 10 का। अब फॉर्मूले में जब हम वैल्यू रख देते हैं, L1 + F1 20 - F0 12 बटा 2 × F1 - F0 - F2 × I का मतलब वर्ग अंतराल 30 प्लस, अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे और आपका उत्तर आ जाएगा। तो बच्चों, इस प्रकार आपका उत्तर आया। इसको सॉल्व करने के बाद 33.4। तो इस प्रकार आपने देखा कि व्यक्तिगत श्रेणी में, खंडित श्रेणी में और सतत श्रेणी में बहुलक किस प्रकार निकाला जाता है। अब बच्चों, यहाँ पर भी वही बात है कि अगर सतत श्रेणी में भी ये रिपीट हो जाती फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो फिर वही आपको करना पड़ता कि मेन फ्रीक्वेंसी के ऊपर और नीचे तीनों फ्रीक्वेंसी को आप जोड़कर पता लगाते कि आपको कौन सा बहुलक वर्ग लेना चाहिए। अच्छा बच्चों, अगर सबसे ऊपर वाला बहुलक वर्ग ही होता तो फिर आपका F0 क्या होता? अगर ये आपका बहुलक वर्ग होता मान लीजिए, तो ऐसी कंडीशन में आपका F0 0 होता, और अगर आपका बहुलक वर्ग मान लीजिए ये होता सबसे आखिरी वाला, तो आपका F2 0 होता। तो अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर सबसे ऊपर वाला वर्ग है बहुलक वर्ग, तो F0 का 0 ले लेंगे, और अगर सबसे आखिरी वाला वर्ग बहुलक वर्ग आ गया है तो F2 को 0 मान लिया जाएगा। अगर वर्ग में ऐसी कंडीशन आ जाती है कि दोनों आवृत्तियां मैक्सिमम है, तो आप F1, F0, F2, फिर दूसरे वर्ग में भी इसी तरीके से F1, F0, F2 करके आवृत्तियों का योग करके पता लगा लेंगे कि आपका बहुलक वर्ग कौन सा है। बच्चों, आज हमने व्यक्तिगत श्रेणी में, खंडित श्रेणी में और सतत श्रेणी में माध्यिका और बहुलक किस प्रकार निकाला जाता है ये सीख लिया है। आज के लिए मेरा आपसे अभ्यास प्रश्न ये है कि ये जो प्रश्न दिखाया जा रहा है इसमें आप माध्यिका और बहुलक को कैसे ज्ञात करेंगे। बच्चों, आशा है कि आप ये कर पाएंगे और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।